कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माया जब अपने आदमियों के साथ बाहर आती है तो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। बाहर इधर माया के आदमी गोली लगने की वजह से मरे हुए पड़े थे और 4 शख्स जिन्होंने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और मास्क की वजह से उनका चेहरा भी ढका हुआ था, अपनी अपनी गन में साइलेंसर लगाए उसके बचे आदमियों को मार रहे थे। देख क्या रहे हो, पकड़ो उन चारों को। कौन है वो लोग और मेरे अड्डे में कहाँ से आ गए? माया अपने साथ खड़े अपने आदमियों को देखकर कहती है। अपने बॉस का आर्डर सुनकर माया के आदमी जल्दी से उन चारों शख्स से भिड़ जाते हैं। वहीं माया इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये अनजान शख्स उसके अड्डे में आए कैसे। माया के अड्डे में गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी। इन्हीं सब के बीच माया के आदमियों में से एक आदमी सबसे अपनी नज़रें बचाकर उस रूम में चला जाता है जहाँ शिव्यांशिका को रखा गया था। इस बात से अनजान माया अपने आदमियों को उन चारों शख्स से लड़ते हुए देख रही थी। शिव्यांशिका की जान खतरे में है, जैक बॉस को बोलो कि शिव्यांशिका को ढूंढे। तारा जैक की बात सुनकर उसे देखकर कहती है, ठीक है तुम यहाँ संभालो, मैं बॉस के पास जाता हूँ। जैक तारा को देखकर कहता है। जैक की बात सुनकर तारा हाँ में सिर हिला देती है और माया के आदमियों से निपटने लगती है। जैक रुद्र के पास जाकर उसकी मदद करने लगता है। बॉस हम लोग यहाँ पर संभालते हैं, आप जाकर शिव्यांशिका मैम को ढूंढिए, जैक माया के आदमियों को मारते हुए कहता है। जैक की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है। तभी एक गोली रुद्र के कंधे को छूकर निकलती है। गोली की आवाज़ सुनकर पीयूष, तारा और जैक तीनों की नज़र रुद्र पर जाती है, जो अपने खून से लथपथ कंधे को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर खड़ा हुआ था। तीनों का ध्यान भटकते ही माया के आदमी उन पर हावी हो जाते हैं। वहीं कुछ आदमी रुद्र की तरफ बढ़ते हैं। ये गोली माया ने चलाई थी। उसने जैक की बात सुन ली थी और उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी कि चारों शख्स हो ना हो शिव्यांशिका को लेने के लिए आए हैं। माया के दिमाग में अपना अलग ही प्लान चल रहा था। उसे किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना था, खुद को बचाना था, जिसके लिए उसे शिव्यांशिका का सहारा लेना था। उसे मालूम था कि ये पता चलते ही कि शिव्यांशिका मर चुकी है, उसका यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे किसी भी हाल में शिव्यांशिका के पास पहले पहुँचना था। रुद्र को कमरे की तरफ बढ़ता देखकर माया उसे रोकने के उद्देश्य से रुद्र पर गोली चला देती है। हालांकि वो जानती थी कि वो चारों को मार नहीं पाएगी और अगर कोशिश भी की तो वो खुद बच नहीं पाएगी, इसलिए वो छुप कर रुद्र पर गोली चला देती है, ये देख कर कि चारों उसके आदमियों के साथ व्यस्त हैं। माया मौका देखकर शिव्यांशिका के कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है, अंदर कमरे का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। अंदर माया का एक आदमी शिव्यांशिका के पीछे बंधे हाथ को खोल रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया गुस्से से आदमी को देखकर कहती है। बॉस वो मैं यहाँ देखने आया था कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। माया का आदमी लड़खड़ाते हुए जल्दी से शिव्यांशिका से दूर हटकर कहता है। कौन हो तुम? माया अपने आदमी की बात सुनकर एक नज़र शिव्यांशिका के खुले हाथ को देखकर अपने आदमी पर गन ताने पूछती है। बॉस मैं आपका आदमी हूँ। वो आदमी माया को देखकर कहता है। झूठ, मेरे आदमी होते तो मेरा इंस्ट्रक्शन मानकर बाहर उन चारों से लड़ रहे होते। यहाँ छुपते छुपाते आकर इस लड़की के हाथ नहीं खोल रहे होते। कौन हो तुम? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माया गुस्से से चीखती हुई कहती है। बॉस वो आदमी अभी बोल ही रहा था कि माया गुस्से से एक गोली उसके पैर पर चला देती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। माया जल्दी से उस आदमी के करीब से निकलते हुए शिव्यांशिका को पकड़कर उठाती है और अपने साथ बाहर ले जाती है। माया के जाते ही वो आदमी जो अभी तक ज़मीन पर बैठकर दर्द से करा रहा था, वो मुस्कुराने लगता है। रुक जाओ, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मैं इसे मार डालूंगी। माया, रुद्र, जैक, तारा और पीयूष जो माया के आदमियों से निपट कर शिव्यांशिका को ढूंढने के लिए उसके पास ही आ रहे थे, उनको देखकर कहती है। माया तुम ठीक नहीं कर रही हो, गन हटाओ। रुद्र शिव्यांशिका के चेहरे, कंधे और हाथों में चोट देखकर और उसे माया के कंधे पर बेहोश खड़ा देखकर तड़प कर कहता है।
अगर मुझे बाहर निकलने दोगे तो, वरना ये लड़की तो फंस गई। माया शिव्यांशिका के गर्दन पर अपनी गन से दबाव बनाते हुए चारों को देखकर कहती है, देखो माया, खुद को चुपचाप से सरेंडर कर दो। वैसे ही तुमने बहुत जुर्म किए हैं। सरेंडर करने से तुम्हें थोड़ी बहुत सजा कम मिले। रुद्र माया पर अपनी गन तानते हुए कहता है, तुम मुझे डराओगे? तुमने अगर चालाकी करी ना तो इस लड़की को मैं मार डालूंगी। माया शिव्यांशिका को पकड़े हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, देखो माया, जय कभी बोल ही रहा था कि तभी माया अपना हाथ ऊपर की तरफ करके फायरिंग करती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मार दूंगी इस लड़की को। मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं करना। कहते हुए माया जल्दी से शिव्यांशिका को लेकर बाहर की तरफ भागती है। माया को शिव्यांशिका को लेकर जाता देखकर रुद्र, तारा, जैक और पीयूष बाहर की तरफ भागते हैं। साथ ही वो आदमी भी जिसके पैर पर माया ने गोली चलाई थी। रुद्र और बाकी सब जब तक बाहर आते हैं तब तक माया शिव्यांशिका को कार में बैठाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। पीयूष, जल्दी से गाड़ी निकालो, रुद्र परेशानी से कहता है। रुक जाइए। आवाज़ सुनकर रुद्र, जैक, तारा और पीयूष पीछे पलटकर देखते हैं तो वही आदमी जिस पर माया ने गोली चलाई थी वो लंगड़ाते हुए चारों के पास आ रहा था। ये माया का आदमी बच कैसे गया? तारा उस आदमी के कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि ये माया का आदमी है, क्योंकि माया के सभी आदमियों ने एक से कपड़े पहने थे। बच भी गया तो क्या, अब मार देते हैं? पीयूष बीच में आकर उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ जय, क्या कर रहे हो? ये अजय है, हमारी टीम का मेंबर। अजय? रुद्र पीयूष की बात सुनकर अजय की तरफ देखते हुए हैरानी से कहता है, हाँ बॉस, ये अजय है, हमारी टीम का मेंबर, जिसे शिव्यांशिका मैम ने माया के पास भेजा था। पीयूष रुद्र की तरफ देखकर कहता है। पीयूष की बात सुनकर रुद्र अजय की तरफ ध्यान से देखता है। साधारण कद काठी का सांवला सा लड़का जिसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वो अजय को देखकर कहता है, तुमने हमें रोका क्यों? वो माया शिवी को लेकर। अजय रुद्र की बात बीच में काट कर कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए, आपका प्यार इतना कमज़ोर नहीं है। पर वो अभी बेहोश है, तारा चिंता से कहती है। आपको लगता है कि शिव्यांशिका मैम को इतनी आसानी से कोई भी बेहोश कर पाएगा? वहाँ देखिए। अजय माया की कार की तरफ जो कि आगे बढ़ रही थी इशारा करके सबको देखने के लिए कहता है। अजय का इशारा पाकर सब उस कार की तरफ देखते हैं जिसे माया ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से माया की कार लहराने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अजय मुस्कुरा देता है। सब माया की कार को लहराते हुए देख रहे थे। अचानक से माया की कार एक साइड जाकर एकदम से रुक जाती है और इसी के साथ कार का दरवाज़ा खुलता है और माया सड़क पर आकर गिरती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी कार के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुलता है। शिव्यांशिका कार से बाहर माया की तरफ आती है। शिव्यांशिका की वजह से ही कार सड़क पर लहरा रही थी। उन दोनों के बीच में झड़प हो रही थी। शिव्यांशिका को बाहर आता देखकर रुद्र की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान आ जाती है और उसी के साथ सब शिव्यांशिका और माया के पास पहुंचते हैं। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो ड्रग्स की ओवरडोज से मर जाना चाहिए था, तुम्हें होश कैसे आ गया? माया शिव्यांशिका को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर हैरानी और डर से कहती है। ड्रग्स का ओवरडोज? रुद्र हैरानी से माया की बात सुनकर शिव्यांशिका की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद हेडक्वार्टर में एक रूम में बैठा रुद्र शिव्यांशिका के जख्मों की पट्टी कर रहा था और शिव्यांशिका उसके चेहरे को देख रही थी, जहां फिक्र और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। रुद्र शिव्यांशिका की चोट की पट्टी करके फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता है और जाने लगता है। तभी शिव्यांशिका उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। रुद्र शिव्यांशिका की तरफ नाराजगी से देखता है तो शिव्यांशिका उसे देखकर कहती है, अरे हमारी चोट की पट्टी तो कर ली, अब अपनी भी करवा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं करना, रुद्र रूखेपन से कहता है। ऐसे कैसे नहीं करना, चलिए आइए, कहकर शिव्यांशिका रुद्र का हाथ खींचकर उसे अपने पास बैठाती है। रूडी, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है, इसे मिक्स मत कीजिए। शिव्यांशिका रुद्र के जख्म पर पट्टी करते हुए कहती है, लेकिन मेरी फीलिंग तो एक ही है ना? रुद्र नाराजगी से कहता है। रूडी, हमारी तरफ देखिए। शिव्यांशिका रुद्र की नाराजगी देखते हुए उसे देखकर कहती है,
नहीं, मुझे नहीं देखना। तुम हर फैसला बिना सोचे समझे लेती हो, मेरे बारे में ज़रा सी भी नहीं सोचती। एक बार भी सोचा है अगर उस ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक बार और तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। रुद्र अपना चेहरा घुमाकर भर्राए गले से कहता है। शिव्यांशिका को रुद्र की भारी आवाज़ साफ समझ आ रही थी। वो समझ चुकी थी कि रुद्र बहुत इमोशनल हो गया है। शिव्यांशिका अपनी जगह से खड़े होकर रुद्र के सामने आती है तो रुद्र नाराज़गी से दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है। ये देखकर शिव्यांशिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रुद्र उसे इस वक्त किसी रूठे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। शिव्यांशिका अपने हाथों में रुद्र का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करती है और बिना ज़्यादा सोचे उसके होठों को लॉक कर देती है। शिव्यांशिका के ऐसा करते ही रुद्र अपनी नम आँखों से उसकी तरफ देखता है और शिव्यांशिका को अपने करीब खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। शिव्यांशिका और रुद्र दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी रुद्र को ड्रग्स के ओवरडोज वाली बात याद आ जाती है और इसी के साथ रुद्र की वो सॉफ्ट किस हार्ड हो जाती है। वो शिव्यांशिका को किस कम बाइट ज़्यादा कर रहा था, जिससे शिव्यांशिका को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो जानती थी ये रुद्र का गुस्सा है जो वो इस तरह से उसे दिखा रहा है। वो रुद्र को नहीं रोकती बल्कि उससे गुस्से को शांत करने के लिए उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगती है। शिव्यांशिका के ऐसा करने से थोड़ी देर बाद ही रुद्र शांत होता है और शिव्यांशिका को आज़ाद कर अपने होठों से उसके दोनों आँखों को और उसके पूरे चेहरे को चूमने के बाद उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है। रुद्र के ऐसा करने से शिव्यांशिका बहकने लगती है। दोनों एक दूसरे में अभी खोए हुए ही थे कि तभी रूम का डोर खोलकर तारा एकदम से अंदर आती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और जल्दी से सॉरी बोलकर अपनी फीट घुमाकर खड़ी हो जाती है। अचानक तारा के आ जाने से रुद्र और शिव्यांशिका हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से जल्दी से अलग होते हैं और खुद को ठीक करने लगते हैं। वो अजय कुछ बताना चाहता था इसलिए बुलाया है सबको, तारा जल्दी से कहकर रूम से भाग जाती है। रुद्र और शिव्यांशिका तारा की बात सुनकर जल्दी से सबके पास चले जाते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका सबके पास आते हैं। सब दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। पीयूष ने अजय से सबको पहले ही मिला दिया था। वो सबको कुछ बताना चाहता था जिसके लिए सब इकट्ठा हुए थे। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी उसकी चोट को देखकर दुखी होते हुए उससे कहते हैं। चीफ अभिज्ञान जी की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका उनकी तरफ देखकर कहती है, आज नो चीफ, ओनली डैड। अभिज्ञान जी अपनी बाहें फैलाते हुए नम आँखों से शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं। अभिज्ञान जी के बाहें फैलाने से शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए उनके पास आकर उनके गले लग जाती है। अभिज्ञान जी को भी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर सुकून मिलता है। हम सब कितना डर गए थे बेटा, प्लीज़ ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी मत किया करो। तुमने सोचा भी है आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता? आखिर इस फील्ड में तुम्हें लाने वाला तो मैं ही हूँ ना। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को समझाते हुए कहते हैं। सॉरी डैड, लेकिन उस वक्त सोचने समझने का बिल्कुल समय नहीं था। माया के आदमी मुझ पर नज़र रखे हुए थे। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मेरी वजह से बाकी घर वालों की जान खतरे में पड़ सकती थी। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी को देखकर कहती है। लेकिन शिव्यांशिका, माया के आदमियों को पता कैसे चला कि तुम क्लब में हो? जहाँ तक मुझे पता है बॉस ने तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था। तारा शिव्यांशिका को देखकर अपना सवाल पूछती है। हाँ, ये सच है कि रूडी और पापा ने मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था, लेकिन वो सिक्योरिटी मुझे सिक्योर कैसे कर सकती थी जब माया के आदमी रघुवंशी विला के बाहर थे? शिव्यांशिका तारा को देखकर कहती है। रघुवंशी विला के बाहर माया के आदमी? रोनी हैरानी से कहता है। हाँ, रघुवंशी विला के बाहर माया के आदमी। शिव्यांशिका कहती है। तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? हम लोगों को पूरी बात बताओ, अभिज्ञान जी कहते हैं। डैड, असल में बात यह है कि जिस दिन माया रघुवंशी विला पापा से मिलने आई थी उसके बाद से मुझे लग नहीं रहा था कि वो शांत बैठेगी, और वैसा ही हुआ। पापा की कही हर बात सच थी। उसने अपने आदमियों से पता करवाया था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया और अपने आदमी रघुवंशी विला के बाहर पापा पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिए। दूसरे दिन जब मैंने देखा तो आसपास अजीब से लोग थे जो पहले घर के बाहर नहीं थे। मेरा पहला ही शक माया पर गया था और मेरा वो शक सही साबित हुआ।
पापा और रूडी की सिक्योरिटी की वजह से मैं काफ़ी दिन तक उन लोगों से बचती रही। घर से बाहर आना जाना तो होता था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो मुझे देख नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन उन्हें मौका मिल गया। मैं जानबूझकर उनकी नज़रों के सामने से निकली और फिर क्या था, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया और वो मेरा पीछा करते करते क्लब तक पहुंच गए। शिव्यांशिका बताते हुए कहती है, इसका मतलब पूरी रघुवंशी फैमिली माया की नज़र में आ चुकी है बेटा। अभिज्ञान जी परेशान होकर कहते हैं, हाँ डैड, मेरी वजह से पूरी फैमिली माया की नज़र में आ चुकी है। फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सब बर्बाद हो गया। शिव्यांशिका दुखी स्वर में कहती है, हाँ मैम, मैं आपको यही बताना चाहता था। जब आप बेहोश थी तब माया ने अपने 4 आदमियों को रघुवंशी विला भेजा था, लेकिन किस लिए भेजा था ये मुझे नहीं पता। अजय शिव्यांशिका को देखकर कहता है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले से ही था अजय, इसलिए मैंने अपने फ़ोन पर रूडी के लिए मैसेज छोड़ा था। आपने वो किया ना जो मैंने आपको मैसेज पर कहा था। और 1 मिनट, आप चारों माया के अड्डे में कैसे पहुँचे? शिव्यांशिका कहती है, तुम्हारे मंगलसूत्र की वजह से शिव्यांशिका। तारा मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को देखकर कहती है, मेरे मंगलसूत्र की वजह से? शिव्यांशिका अपना मंगलसूत्र देखती है तो उसे उसके निचले हिस्से में एक छोटा सा ट्रैकर मिलता है। वो ये देखकर रुद्र को घूरने लगती है। सॉरी शिवी, पर मैं क्या करता, ये ट्रैकर ही था जो मुझे तुम्हारे करीब पहुंचा सकता था। जब मुझे लगा कि तुम माया के आदमियों के साथ जा चुकी हो तो इस ट्रैकर की वजह से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया। कहते हुए रुद्र शव याद करने लगता है। डैड, मैं माया से मिलना चाहती हूँ। शिव्यांशिका रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद अभिज्ञान जी से कहती है, अभी नहीं बेटा, अभी माया से हमारे ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त तुम मुझसे नहीं मिल सकती, और वैसे भी रात से सुबह होने को आई है, थक गई होगी। सारे घर वाले भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, पहले तुम उनसे मिलो। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहते हैं, ठीक है डैड, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुझे माया से मिलने दिया जाए। अभी अपना हिसाब मुझे उससे पूरा करना है। शिव्यांशिका कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने हमारे सीनियर से बात कर ली है। माया के साथ तुम जैसा चाहो वैसा सलूक कर सकती हो, पर फिलहाल अभी परिवार वालों पर ध्यान दो। उनके पास चलो, क्योंकि सब हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं। अभिज्ञान जी की बात सुनकर शिव्यांशिका हाँ सर हिला देती है। उसके बाद सब शिव्यांशिका के साथ उसके वाले घर में, जो उसने खुद से खरीदा था, जहाँ पीयूष और अमृता रहते थे, वहाँ के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब शिव्यांशिका के घर पहुँचते हैं। पीयूष डोरबेल बजाता है तो अमृता डोर खोलती है। सब अंदर आते हैं तो देखते हैं पूरी फैमिली हाल में ही परेशान सी बैठी हुई थी। शिव्यांशिका जब अंदर आकर सबको ऐसे परेशान बैठा देखती है तो उसे सबके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र उसे देखकर अपनी पलकें झपका देता है। सब ऐसे परेशान बैठे हैं, लगता है किसी को मेरा ये छोटा सा घर पसंद नहीं आया। शिव्यांशिका सबको देखकर कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दिशा जी और आराध्या जी तो शिव्यांशिका की चोट को देखकर रोने लगती हैं और जल्दी से उसके पास आकर दोनों उसे अपने गले से लगा लेती हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कितनी सारी चोट आई है, क्या हाल बना लिया है तूने अपना? दिशा जी शिव्यांशिका की चोट को देखकर उसे डांटते हुए कहती हैं, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस छोटी मोटी सी चोट है। शिव्यांशिका दिशा जी के आंसू पोंछते हुए कहती है, झूठ, इतनी गहरी चोट लगी है और कह रही है छोटी मोटी चोट है। चल यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। आराध्या जी शिव्यांशिका को सोफे पर बैठाते हुए फिक्र से कहती हैं, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, यहाँ आइए। शिव्यांशिका आराध्या जी को रोकते हुए अपने पास बैठाकर कहती है, पर बेटा आखिर हुआ क्या है? तुम कहाँ चली गई थी? कोई हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, फिर अचानक से अमृता आ गई और हमें यहाँ लेकर आ गई। धीर जी शिव्यांशिका से सवाल करते हुए कहते हैं, बड़े पापा मैं ठीक हूँ, आप ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि यहाँ आने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाभी, दिक्कत हमें तो नहीं हुई, लेकिन आप एक बार अमृता से ज़रूर पूछ लीजिए, बेचारी को बड़ी दिक्कत हुई है। तरुण कुछ याद करके मुस्कुराते हुए कहता है। तरुण की बात सुनकर तृप्ति, वेदिका, अक्षय, तन्वी और अंशिका हंसने लगते हैं। वहीं वंश अमृता को देखता है जो मुँह बनाकर अपनी कमर सहला रही थी। क्या मतलब? तरुण की बात सुनकर शिव्यांशिका उसे असमंजस से देखकर पूछती है।
माया को पकड़े 2 दिन हो चुके थे। जिन ऑफिसर्स ने अभिज्ञान जी से माया से पूछताछ के लिए 1 दिन का समय और मांगा था, उस 1 दिन में भी वो माया से कुछ उगलवा नहीं सके थे। आज सब हेडक्वार्टर में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया किस मकसद से मुंबई आई थी। उन 4 दिनों में अब केवल 2 दिन बचे थे। परसों क्या होने वाला था ये सिर्फ माया जानती थी। बस चीप बहुत हुआ, आखिर ऐसे कब तक बैठे रहूँगी। मुझे एक बार माया से मिलने दीजिए प्लीज़। शिव्यांशिका अपनी जगह से खड़ा होकर अभिज्ञान जी के पास आकर कहती है, ठीक है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना ऑफिसर। जब तक हमें उसका मकसद पता नहीं चल जाता, हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को समझाते हुए कहते हैं, मैं ध्यान रखूंगी चीफ। कहकर शिव्यांशिका इंट्रोगेशन रूम में माया के पास चली जाती है। जैक, इंट्रोगेशन रूम की फुटेज चलाओ। मुझे जानना है कि शिव्यांशिका क्या बात कर रही है। शिव्यांशिका के जाने के बाद अभिज्ञान जी जैक और तारा को देखकर कहते हैं, क्या हालत हो गई है जुर्म की दुनिया पर राज करने वाली महारानी की। वैसे कैसे लग रहा है तुम्हें इस 4 दीवारी में बंद होकर। शिव्यांशिका इंट्रोगेशन रूम में आकर माया की हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें तो मैं। माया शिव्यांशिका को देखकर गुस्से से कहती है, ओह, गुस्सा आ रहा है, पर अफसोस तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती। इनफैक्ट अब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकती। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है मुझे यहाँ कैद करके तूने सबको बचा लिया? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी तुम मेरा। माया हूँ और मेरी माया से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मैं यहाँ बंद होकर भी सब कुछ तबाह कर सकती हूँ। 2 दिन, बस 2 दिन। उसके बाद परसों पूरी मुंबई में ऐसी तबाही मचेगी कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। हंसते हुए माया शिव्यांशिका को देखकर कहती है, क्या करने वाली हो तुम, बताओ मुझे। शिव्यांशिका गुस्से से माया को देखकर कहती है, हाँ, बहुत घमंड है ना तुझे। अब खुद पता लगा ले कि मैं क्या करने वाली हूँ। माया एक साइकियाट्रिक हंसी हंसते हुए कहती है। माया की हंसी शिव्यांशिका के कान में गर्म शीशे की तरह घुल रही थी। वो गुस्से से पास पड़ा डंडा उठाकर माया को मारने लगती है। बता बता मुझे क्या होने वाला है। शिव्यांशिका माया को मारते हुए कहती है। रुद्र, जाकर शिव्यांशिका को रोको, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने गुस्से में माया को मार डाले। अभिज्ञान जी कैमरे में शिव्यांशिका को हाइपर होता देखकर रुद्र से कहते हैं। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र जल्दी से इंट्रोगेशन रूम की तरफ भागता है। वहीं इंट्रोगेशन रूम में शिव्यांशिका का गुस्सा सर के ऊपर से निकल चुका था। वो माया को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी और मारते हुए पूछ भी रही थी कि आखिर उसका मकसद क्या है। लेकिन वहीं माया इतनी मार खाने के बाद भी हंस रही थी। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी, जिससे शिव्यांशिका का गुस्सा और बढ़ रहा था। शिवी शांत हो जाओ, संभालो खुद को। उसे मारने से कुछ नहीं होगा शिवी। रुद्र जल्दी से इंट्रोगेशन रूम में आकर शिव्यांशिका से वो डंडा लेकर फेंकते हुए उसे समझाते हुए कहता है, हट जाइए रूडी, आज मैं इसे मार डालूंगी। ना जाने कितने लोगों की जान ये लेना चाहती है। शिव्यांशिका रुद्र को सामने से हटाते हुए कहती है, यही तो चाहती है शिवी कि तुम इसे मार डालो। इसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें उकसा रही है। लेकिन ये वक्त उसकी बातों में आने का नहीं है शिवी। अपने दिमाग से सोचो, प्लीज़ चलो मेरे साथ। रुद्र शिव्यांशिका को संभालते हुए उसे बाहर ले जाने लगता है। बस कल का दिन, उसके बाद परसों जो होने वाला है उससे पूरी मुंबई हिल जाएगी। हंसते हुए माया शिव्यांशिका को जाते देखकर एक बार फिर उसे उकसाते हुए कहती है, चलो उसकी तरफ ध्यान मत दो, चलो बाहर चलो। रुद्र शिव्यांशिका को लेकर बाहर जाता है। ये क्या था ऑफिसर, मैं इसलिए आपको माया के पास इंट्रोगेशन रूम में नहीं भेज रहा था क्योंकि मुझे मालूम था आप हाइपर हो जाएंगी। अपने गुस्से पर काबू रखना तो आपने कभी सीखा ही नहीं है। आप सोच भी सकती हैं अगर वो मर जाती तो हम क्या करते। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को डांटते हुए कहते हैं, सॉरी चीफ, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। शिव्यांशिका अपना सर झुकाकर कहती है, अब आप उसके पास नहीं जाएंगी क्योंकि अब उसे अच्छे तरीके से पता है कि आपको कैसे उकसाना है। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं, अब हम क्या करेंगे चीफ, ये माया तो कुछ बता ही नहीं रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर परसों क्या होने वाला है। रोनी कहता है, शायद कुछ बहुत बड़ा। माया ने कहा कि परसों मुंबई में त्राही मच जाएगी, हम सब संभाल नहीं पाएंगे, इसका मतलब ब्लास्ट होगा।
मतलब माया ने कहीं बम ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हम संभाल नहीं पाएंगे। शिव्यांशिका माया की बात याद करते हुए सबसे कहती है। शिवी, तुम्हारा मतलब है कि माया ने कहीं बम ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है? रुद्र कहता है। शायद हाँ, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब माया के अड्डे की तलाशी ली गई थी तो वहाँ जो सामान मिला था उसे देखकर। शिव्यांशिका कहती है, गुड आइडिया। एक काम कीजिए, माया के अड्डे की तलाशी लेते वक्त जो कुछ भी वहाँ मिला था उसे देखिए। यदि इन चीज़ों में बम बनाने की कोई भी चीज़ मिल जाती है तो इसका मतलब ऑफिसर शिव्यांशिका का अंदाज़ा बिल्कुल सही होगा। माया का प्लान परसों बम ब्लास्ट करने का होगा, अभिज्ञान जी कहते हैं। ठीक है चीफ, रुद्र कहता है, और सब उन सामानों में बम बनाने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका का अंदाज़ा बिल्कुल सही होगा, माया का प्लान परसों बम ब्लास्ट करने का ही होगा, अभिज्ञान जी कहते हैं। ठीक है चीफ, रुद्र कहता है, और सब उन सामानों में बम बनाने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका का अंदाज़ा सही था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद रुद्र और जैक को माया के अड्डे से लाए गए सामानों में कुछ तार, टेप और घड़ियां मिलती है, जिससे ये बात साबित हो चुकी थी कि माया का प्लान मुंबई में परसों बम ब्लास्ट करने का है। इतना ही नहीं, उन सामानों में मिली घड़ियों को देखकर रोनी, जिसे अलग अलग तरह के बम की नॉलेज है, उसने ये बता दिया था कि माया ने जो बम जहाँ पर भी लगाया हो वो एक टाइम बम है, जो एक निश्चित टाइम पर ब्लास्ट होगा। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर माया ने बम लगाया कहाँ है? दूसरा दिन लग गया है और शाम होने को आई है। पता नहीं वहाँ मेले में क्या हो रहा होगा। उन लोगों ने बम को मिला भी होगा या नहीं, आराध्या जी चिंता से कहती हैं। चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक होगा। अभिज्ञान ने कहा है ना कि वो फ़ोन करके हमें बताएगा, वीर जी कहते हैं। हाँ राध्या जी, आप चिंता मत कीजिए। रुद्र, शिव्यांशिका और बाकी सब कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, रंजीता जी आराध्या जी को समझाते हुए कहती हैं। जहाँ शिव्यांशिका के घर पर सब मेले की स्थिति जानने के लिए बेकरार थे, वहीं मेले में काफ़ी गंभीर स्थिति थी। पूरा मेला खाली हो चुका था। रुद्र और उसकी टीम पसीने से तरबतर अपनी जान हथेली में रखकर बैठे थे। उन्हें बम मिल चुका था। रोनी और उसकी टीम बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। बम में लगे टाइमर के हिसाब से उनके पास अब केवल 10 मिनट बचे थे। 10 मिनट बाद बम ब्लास्ट होने वाला था। चीफ, इसे डिफ्यूज करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसे बड़ी चालाकी से बनाया गया है। सारे तार आपस में इस तरह से उलझे हैं कि डिफ्यूज करने में समय लगेगा, और इतना समय हमारे पास है नहीं। कोई भी गलत तार कटा तो ये बम तुरंत फट सकता है। रोनी अपनी टीम से सलाह मशवरा करने के बाद अभिज्ञान जी के पास आकर पूरी स्थिति बताता है। रोनी की बात सुनकर सबकी आंखों में डर समा जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ सबकी धड़कनें धीरे धीरे थम रही थी। रोनी की बात सुनकर सब ऐसे खड़े थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। तभी रुद्र होश में आकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और खुद को मजबूत करके एक फैसला लेता है। रोनी, अभी कितना समय बचा है? रुद्र रानी को देखकर पूछता है। केवल 7 मिनट बॉस, रानी कहता है। ठीक है कहकर रुद्र एक नज़र शिव्यांशिका को देखता है। जब शिव्यांशिका की नज़र रुद्र से मिलती है तो रुद्र की आंखों में नमी देखकर उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। नहीं रूडी, आप ये नहीं कर सकते। शिव्यांशिका रुद्र की मंशा समझ उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, पर तभी रुद्र जल्दी से वो बम का बैग उठाकर दौड़ लगा देता है। रुद्र का सडन एक्शन समझने में सबको समय लग जाता है, मगर शिव्यांशिका आंखों में आंसू लिए उसके पीछे जाती है। तब तक सबको समझ में आता है, तब तक रुद्र गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। रुद्र को जाता देखकर शिव्यांशिका भी बाहर खड़ी गाड़ी लेकर उसके पीछे जाती है। वहीं जब सबको समझ आता है कि रुद्र ने क्या किया तो वो भी उसके पीछे जाते हैं। रुद्र अपनी गाड़ी स्पीड से चला रहा था। वो देखता है केवल 5 मिनट ही रह गए हैं तो वो अपनी गाड़ी पास ही की पहाड़ी की तरफ मोड़ लेता है। रुद्र की गाड़ी के पीछे शिव्यांशिका की गाड़ी थी और बाकी सब भी पीछे ही आ रहे थे। जल्दी ही रुद्र पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां कोई नहीं था। जंगलों के बीच में पहाड़ी एकदम सुनसान थी। रुद्र गाड़ी से उतरकर पहाड़ी के आखिरी छोर पर जाने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे इतनी मेहनत के बाद उन्हें ये बम मिला था। रूडी, शिव्यांशिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और रुद्र शिव्यांशिका की तरफ देखता है। फिर एक नज़र बम के टाइमर पर डालता है। सिर्फ 1 मिनट बचा था। वो दौड़ लगाकर पहाड़ी के आखिरी छोर की तरफ भागता है। रुद्र को पहाड़ी के आखिरी छोर की तरफ जाता देखकर
शिव्यांशिका घबराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी अभिज्ञान जी जो सबके साथ वहां पहुंच चुके थे, शिव्यांशिका को रुद्र के पीछे जाता देखकर उसे आगे बढ़कर पकड़ लेते हैं और रुद्र के पीछे जाने से रोक देते हैं। डैड, रूडी, मुझे जाने दीजिए। डैड, मेरी रूडी को बचाइए। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर भी अभिज्ञान जी उसे नहीं छोड़ते। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका खुद को अभिज्ञान जी की पकड़ से छुड़ाना बंद कर देती है। उसके सामने देखने की भी हिम्मत नहीं होती है। वो धम्म से ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी दो हाथ शिव्यांशिका के बहते आंसुओं को बड़े प्यार से पोंछते हैं। शिव्यांशिका जब सामने देखती है तो रुद्र को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर शिव्यांशिका रोते रोते मुस्कुरा देती है और झट से रुद्र के गले लग जाती है। दरअसल रुद्र ने पहाड़ी के आखिरी छोर पर जाकर उस बैग को उछालकर दूर फेंक दिया था और जैसे ही टाइम खत्म होता है बम ब्लास्ट हो जाता है। मैं ठीक हूँ शिवी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। रुद्र शिव्यांशिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जो अभी भी उसके गले लगे रो रही थी। आप बहुत बुरे हो रूडी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान खतरे में डालने की। शिव्यांशिका रुद्र से अलग होकर गुस्से से कहती है, सॉरी शिवी, लेकिन उस टाइम पर जो दिमाग में आया मैंने वही किया। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहता है, रुद्र, भले ही तुम्हारी इंटेंशन सही हो लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। अगर वो बम बीच में ब्लास्ट हो जाता तो क्या करते। अभिज्ञान जी रुद्र को डांटते हुए कहते हैं, सॉरी डैड। रुद्र अपने कान पकड़कर कहता है, जिसे देखकर शिव्यांशिका और बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। इतनी टेंशन के बाद ये पहली बार था कि जब सब मुस्कुरा रहे थे। चलो अब सब कुछ ठीक है तो अब हम चलते हैं। अभिज्ञान जी कहते हैं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है डैड, जिसने हमें इतना नचाया है उसकी खातिरदारी अभी बाकी है। शिव्यांशिका माया के बारे में सोचकर कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं। सबको शिव्यांशिका की आंखों में एक आग नजर आ रही थी जो शायद माया की मौत के बाद ही बुझने वाली थी। शिव्यांशिका की बात सुनकर अभिज्ञान जी रुद्र की तरफ इशारा करते हैं तो रुद्र अपनी पलकें झपकाकर शिव्यांशिका को समझाते हुए कहता है, शिवी, इस वक्त माया से ज़्यादा ज़रूरी हमारी फैमिली है। माया से तो हम बाद में भी निपट सकते हैं, वो हमारी कस्टडी में ही है, लेकिन हमारी फैमिली हमारी चिंता में घुली जा रही है। उनके पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ सोचकर कहती है, ठीक है रूडी, हम पहले घर चलेंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब थोड़ा सुकून आता है। थोड़ी देर बाद सब शिव्यांशिका के घर पर थे। अपने बच्चों को सही सलामत देखने के बाद आराध्या जी, दिशा जी और बाकी सब बहुत खुश थे और ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि सब सही सलामत है, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह 4 बजे शिव्यांशिका की नींद खुलती है। वो सबको सोता देखकर आराम से बिना किसी शोर के उठती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। 3-4 दिनों से पूरी फैमिली यहीं इसी घर पर थी, फिर भी किसी को भी शिव्यांशिका के इस रूम के बारे में कुछ पता नहीं था। पता चलता भी कैसे, शिव्यांशिका ने तो अपने रूम को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा था। शिव्यांशिका पासवर्ड डालकर कमरे के अंदर आती है और माया की तस्वीर के पास आती है और उस तस्वीर वाल से उखाड़कर अपने हाथ में लेकर कहती है, बस अब नहीं, जितना तुम्हें जीना था जी चुकी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है और आज तुझे मैं ऐसे तड़पा कर मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकेगी। कहकर शिव्यांशिका माया की तस्वीर को बीच से फाड़ देती है और सब कुछ समेटने लगती है। जो कुछ भी उसने वाल पर तस्वीरें और न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई थी उसे समेटने के बाद शिव्यांशिका फ्रेश होती है और अलमारी में से अपनी गन निकाल कर उसे अपनी जैकेट के अंदर डालती है और घर से निकल जाती है। सुबह के 8 बजे जब अभिज्ञान जी सबके साथ रघुवंशी विला के लिए निकल रहे थे तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो देखते हैं फ़ोन हेडक्वार्टर से था तो वो तुरंत कॉल रिसीव करके सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है अभिज्ञान, तुम हमारे साथ घर नहीं चल रहे हो। वीर जी जो अभिज्ञान जी के पास ही खड़े थे उनकी बात सुनने के बाद उनसे पूछते हैं, नहीं वीर, मुझे कुछ काम है, तुम सब जाओ, मैं रुद्र के साथ बाद में आता हूँ। अभिज्ञान जी वीर जी को देखकर कहते हैं, ठीक है। रुद्र को देखकर, रुद्र शिव्यांशिका को फ़ोन लगाकर पूछो कहाँ पर है, सुबह से दिख नहीं रही है। वीर जी कहते हैं, डैड मैंने फ़ोन लगाया था पर उसका फ़ोन लगा ही नहीं। रुद्र कहता है, अरे शिव्यांशिका को मैंने एक काम से भेजा है, उसे डिस्टर्ब मत करो, वो हमारे साथ आ जाएगी। अभिज्ञान जी कहते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग जल्दी आ जाना, हम जा रहे हैं। वीर जी कहकर चले जाते हैं।
क्या बात है डैड, आपने शिवी को कहाँ भेजा है? रुद्र अभिज्ञान जी को देखकर पूछता है। मैंने वीर के सामने झूठ बोला था रुद्र, शिव्यांशिका को मैंने कहीं नहीं भेजा है, बल्कि वो तो हेडक्वार्टर में है। अभिज्ञान जी रुद्र को सच बताते हुए कहते हैं। क्या हेडक्वार्टर में, लेकिन क्यों? रुद्र असमंजस से पूछता है। चलो पता चल जाएगा, अभिज्ञान जी कहते हैं और दोनों हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभिज्ञान जी और रुद्र हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो लोग माया के सेल के पास पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। जिन लोगों को माया पर नज़र रखने के लिए कहा गया था वो लोग बाहर खड़े सेल के अंदर का नज़ारा देख रहे थे और अंदर माया के कपड़े जहाँ तहाँ से फटे थे, उसके शरीर से खून बह रहा था क्योंकि शिव्यांशिका उस पर कोड़े बरसा रही थी, जिसकी वजह से माया की दर्द से चीख निकल रही थी। आह आह, बस करो, मत मारो, माया चीख रही थी। आज दर्द समझ में आ रहा है। हजारों लोगों की ज़िंदगी तबाह करने वाली को आज कोड़े की मार सही नहीं जा रही। मेरे माँ सा, मेरे बाबा सा, मेरी आराधना माँ, सबको तूने मार दिया। मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। तुझे आज मैं मार डालूंगी, कहकर शिव्यांशिका माया पर कोड़े बरसाने लगती है। आह, कोड़े पड़ते ही एक बार फिर माया की चीखें गूंजने लगती है। मार दो, एक बार में ही मार दो मुझे, माया शिव्यांशिका को देखकर कहती है। अच्छा हुआ चीफ आप आ गए। सुबह के 6 बजे से शिव्यांशिका मैम माया पर कोड़े बरसा रही हैं। ना तो वो खुद रुक रही हैं और ना ही माया की चीख रुकने दे रही हैं। अभिज्ञान जी को देखकर एक आदमी जिसे माया की सेल पर नज़र रखने को कहा था वो कहता है, आप लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? अभिज्ञान जी उस आदमी को देखकर कहते हैं, नहीं चीफ, हम लोगों ने कोशिश की थी पर मैम का गुस्सा देखकर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए आपको फ़ोन करके बुला लिया। अब तो माया बार बार मौत की भीख मांग रही है उनसे, पर वो हैं कि अपना गुस्सा अभी भी उन पर निकाल रही हैं। देखिए उसकी हालत अधमरी सी हो गई है। यो आदमी अभिज्ञान जी और रुद्र को देखकर कहता है, रुद्र तुम देख क्या रहे हो, जाओ और जाकर शिव्यांशिका को रोको। माना कि मैंने शिव्यांशिका को कहा था कि वो जैसे चाहे माया को ट्रीट कर सकती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उस पर कोड़े बरसाए। अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर कहते हैं। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र शिव्यांशिका की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर माया की चीखें सुनकर सुकून नजर आ रहा था। वो माया के सेल के अंदर जाता है और शिव्यांशिका जो माया पर कोड़े बरसा रही थी उसका हाथ बीच में ही रोक देता है। किसी के बीच में रोकने से शिव्यांशिका गुस्से से पलट कर देखती है तो अपने सामने रुद्र को खड़ा देखकर उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो नम आंखों से रुद्र को देखने लगती है। बस करो शिवी, पिछले 2 घंटे से माया पर कोड़े बरसा कर तुम उसकी चीखों से अपने घाव पर मरहम लगा चुकी हो। अब अपने गुस्से की आग में खुद को जलाना बंद करो। देखो उसे क्या हालत हो गई है, तुम्हारे सामने मौत की भीख मांग रही है। दे दो उसे मौत और कर दो उसे इस दर्द से मुक्त। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर कहता है, कैसे कैसी रूडी, हमारी माँ सा और बाबा सी की कातिल है ये, इतनी आसानी से कैसे इसे मुक्त कर दूँ? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर कहती है, माँ सा और बाबा सी का मौत का बदला तुम इस पर कोड़े बरसाकर और इसकी सारी चालों को नाकामयाब करके ले चुकी हो। अब इसे मार कर इसके जुर्म से सबको आज़ाद कर दो। ना मैं अब इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ और ना ही अब तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता हूँ। जब तक ये जिंदा रहेगी तुम अपनी तकलीफ़ की आग में चलती रहोगी, जो मैं नहीं देख सकता। प्लीज़ शिवी, रुद्र शिव्यांशिका के कंधे को पकड़कर कहता है। रुद्र की बात सही थी। माया की दर्द भरी चीखें शिव्यांशिका के जख्मों को हरा कर रही थी। उसकी आंखों के आगे सालों पहले का वो मंजर चल रहा था जब माया ने उसके बाबा सा और मासा की जान ली थी और सबूतों को मिटाने के लिए पूरे ठाकुर बिला को आग लगाई थी। केवल माया ही दर्द से नहीं तड़प रही थी बल्कि शिव्यांशिका भी दर्द में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि माया का दर्द चीख बनकर बाहर निकल रहा था और शिव्यांशिका का दर्द गुस्सा बनकर माया के दर्द का सबब बन रहा था। रुद्र देखता है कि शिव्यांशिका अभी भी बुद्ध बनी खड़ी है तो वो एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहता है, ज़्यादा मत सोचो शिवी, आज माया की मौत के बाद माँ सा और बाबा सा के साथ उन लोगों की आत्मा को भी शांति मिलेगी जिनकी मौत माया की वजह से हुई है।
रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका एक नज़र माया की तरफ देखती है, जो अब दर्द से तड़प रही थी और अपनी मौत की भीख मांग रही थी। मार दो मुझे, माया तड़प कर कहती है। माया को मौत की भीख मांगता देखकर शिव्यांशिका को अपने बाबा साहब के आखिरी समय में कहे गए शब्द याद आते हैं। तुझे क्या लगता है तुम हम लोगों को मारोगी तो तुम बच जाओगी? नहीं, तुमने वीर की कस्टडी से भागकर बहुत बड़ी गलती की है माया। और देखना, मैं ना सही लेकिन कोई और ऑफिसर तुम्हें फिर पकड़ लेगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो माया, अब उस गलती की सज़ा तुम भविष्य में ज़रूर भुगतोगी। ठीक कहा था बाबा साहब ने, भविष्य में गलती की सज़ा भुगतोगी और आज वही दिन है जब तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। कहकर शिव्यांशिका अपनी जैकेट से गन निकालती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। शिव्यांशिका को माया पर गन ताने देखकर बाहर खड़े अभिज्ञान जी की आंखों के सामने सालों पहले का जलते हुए ठाकुरविला का दृश्य घूमने लगता है। वो अपने कदम पीछे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनके कानों में बंदूक की गोली की आवाज़ आती है। इसी के साथ उनकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान आ जाती है। जल्दी ही एक के बाद एक गोली की आवाज़ें आ रही थी। शिव्यांशिका अपनी गन की सारी गोलियां माया के शरीर में उतार रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर अभिज्ञान जी खुद से कहते हैं, आज मेरी बेटी सालों पुराने दर्द से आज़ाद हो गई है। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। ठाकुर विला के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से शिव्यांशिका और रुद्र दोनों बाहर आते हैं और अंदर आ जाते हैं। सालों बाद अपने घर को देखकर शिव्यांशिका रोने लगती है। उसे अपना बचपन, अपनी मासा और बाबा के साथ बिताए वो खूबसूरत पल याद आ रहे थे। वहीं रुद्र का भी कुछ यही हाल था। वो भी उस जले हुए घर को देखकर पुरानी बातें याद कर रहा था। माया को मारने के बाद दोनों हेडक्वार्टर से सीधा यहाँ आ गए थे, वापस उन लम्हों को जीने जो उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत याद बनकर रह गए थे। शिवी, तुम्हें याद है यहीं इसी हॉल में हमारी पहली मुलाकात हुई थी? रुद्र उस जले हुए हॉल को देखकर कहता है। हाँ रूडी, हमें याद है कैसे हमें वीर पापा की गोद में देखकर आप जलने लगे थे और हमसे लड़ बैठे थे। शिव्यांशिका आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए पुरानी बातें याद करके कहती है। हाँ, फिर तुम उतर कर बाबा साहब की गोद में चली गई थी। रुद्र रोते रोते हंसकर कहता है। हाँ, पहली मुलाकात में ही आप हमसे झगड़ा करने लगे थे, इसलिए तो हमने आपका नाम रखा था रूडी। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर कहती है। हाँ, लेकिन तुम बहुत स्वीट थी और बोलती भी कितना थी, चुपी नहीं होती थी। रुद्र पुरानी बातें याद करके कहता है। हाँ, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सब कुछ था, हमारी माँ सा, हमारे बाबा सा, कितनी हंसती खेलती दुनिया थी हमारी, कितने खुश थे हम। कहकर शिव्यांशिका रोने लगती है। शिव्यांशिका को रोता देखकर रुद्र उसे सीने से लगा लेता है। रुद्र के सीने से लगकर शिव्यांशिका जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे रुद्र रोकता नहीं है। आज वो अपनी शिवी को रोने देता है। वो जानता था ये आंसू आज के नहीं, सालों के दर्द के हैं जो अब बह रहे हैं। शिव्यांशिका को रोता देखकर रुद्र के आंसू भी आंखों का बात तोड़कर बह निकलते हैं। खोया तो उसने भी अपनी माँ को था, जिसका दर्द उसने भी अपने सीने में सालों से दबा रखा था। जहाँ एक तरफ रुद्र और शिव्यांशिका अपने अपने सालों के दर्द को आंसुओं के जरिए बाहर निकाल कर बहा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी विला का माहौल भी काफ़ी गमगीन था। अभिज्ञान जी ने आकर सबको माया की मौत के बारे में बता दिया था। अच्छा ही हुआ वो माया मर गई। मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रखी थी उसने। उसे मारकर आज मेरे बच्चों को कम से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिला होगा। दिशा जी कहती हैं। दिशा सही कह रही है, माया की मौत से रुद्र और शिव्यांशिका के दर्द में थोड़ी राहत तो होगी। रंजीता जी कहती हैं। आप क्या सोच रहे हैं वीर? दिशा जी वीर को कहीं खोया हुआ देखकर पूछती हैं। कुछ नहीं दिशा, बस अपने बच्चों की बहादुरी के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। कितना गलत था मैं, जब मुझे पता चला था कि मेरे दोनों बच्चे माया से लड़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक रहा था, इस डर से कि कहीं इस बार भी मैं किसी अपने को खो ना दूँ। लेकिन आज माया की मौत की खबर सुनने के बाद मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व हो रहा है। जो काम मैं और शिव नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों ने कर दिया। सबको माया के नाम के खौफ से आज़ाद कर दिया। वीर जी कहते हैं। वो सब तो ठीक है, मगर रुद्र और शिव्यांशिका हैं कहाँ? अभय अभिज्ञान जी को देखकर पूछता है। वहीं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, अभिज्ञान जी कहते हैं। अभिज्ञान जी की बात किसी को समझ नहीं आती, मगर वीर जी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं।
ठाकुर विला, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी और आज भी वो दोनों इस कहानी को वहीं ख़त्म करने गए हैं, वीर जी कहते हैं। वीर जी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी दिशा जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती हैं, बस अब सब कुछ ठीक है तो अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं सोच रही थी घर में एक शांति पूजा रखवा लेते हैं। इतने दिनों से हमारी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है उसको ठीक करने का यही एक अच्छा उपाय है। बहुत अच्छी बात कही है दिशा, मुझे तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। धीर जी दिशा जी को देखकर कहते हैं, हाँ दिशा, ये पूजा वाली बात तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। कल ही हम पूजा रखवा लेते हैं जिसमें सारे बच्चों को जोड़े से बैठा देंगे, वीर जी कहते हैं। ठीक है, फिर मैं पंडित जी से बात करके उन्हें कल आने के लिए कह देती हूँ। दिशा जी अपनी जगह से उठते हुए कहती हैं और पंडित जी से बात करने चली जाती हैं। वो सब तो ठीक है, पर अभी का क्या? दी और जीजू जब घर आएंगे तो काफ़ी उदास होंगे ना। उनकी उदासी दूर करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए, तृप्ति कहती है। उसकी चिंता मत करो बेटा, आज रुद्र और शिव्यांशिका को भर भर कर अपनों का प्यार मिलेगा, आराध्या जी कुछ सोचकर कहती हैं। इसी तरह सब बातें करते हैं। जल्दी ही शाम हो जाती है। ठाकुर विला में शिव्यांशिका रुद्र की गोद में सिर रखकर रोते रोते ही सो गई थी। वहीं रुद्र भी शिव्यांशिका के सर पर हाथ फेरते हुए दीवार से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गया था। दोनों ने ही एक दूसरे को संभाल लिया था। थोड़ी देर बाद रुद्र की नींद भूख की वजह से खुलती है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है शिव्यांशिका उसकी गोद में सर रखकर उसे ही निहार रही। तुम उठ गई शिवी? रुद्र शिव्यांशिका को खुद को निहारते हुए देखकर पूछता है। शिव्यांशिका उठते हुए कहती है, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा भूख लगी होगी, रुद्र खड़े होते हुए कहता है। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और खड़े होकर रुद्र के साथ ठाकुर विला से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर रघुवंशी विला के लिए निकल जाते हैं। रघुवंशी विला में सब दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सबके कानों में रुद्र के कार की आवाज़ आती है और सब समझ जाते हैं कि दोनों आ चुके हैं। दोनों जब अंदर आते हैं तो हॉल में ही सबको बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं। आप सब यहाँ? रुद्र सबको देखकर पूछता है। हाँ बेटा, हम सब तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे, आओ हमारे पास। शिव्यांशिका, मेरे पास आकर बैठो ना बेटा, दिशा जी प्यार से शिव्यांशिका को देखकर कहती हैं। दिशा जी की बात सुनकर शिव्यांशिका एक नज़र रुद्र को देखते मुस्कुराते हुए दिशा जी के पास जाकर बैठ जाती है। दिशा जी प्यार से शिव्यांशिका के सर पर हाथ फेरती हैं तो उन्हें शिव्यांशिका के बाल रूखे लगते हैं, जिन्हें देखकर दिशा जी शिव्यांशिका से कहती हैं, अरे ये क्या बेटा, तुम अपने बालों में तेल नहीं डालती क्या? कितने रूखे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तो तुमने इन पर कंघी भी नहीं फेरी हो। वो ऐसा ही करती है दिशा, बचपन में भी मैं ज़बरदस्ती पकड़कर इसके बालों में तेल लगाती थी, तब कहीं जाकर इसके बालों में तेल डलता था, वरना ये मैडम तो कंघी करने का भी होश नहीं रखती थी, आराध्या जी कहती हैं। कोई बात नहीं आराध्या, आज से मैं अपनी बेटी के बालों में बढ़िया से तेल मालिश करूँगी। तृप्ति बेटा जाओ जल्दी से तेल गर्म करके ले आओ, दिशा जी कहती हैं। दिशा जी की बात सुनकर तृप्ति जल्दी से तेल गर्म करके ले आती है तो दिशा जी शिव्यांशिका को नीचे बैठने का इशारा करके उसके बालों में तेल से मसाज करने लगती हैं। ये देखकर वंश कहता है, बेचारे रुद्र भाई की क्या हालत हो गई है, छोटी मामी उन्हें भूलकर भाभी के सिर की मालिश कर रही हैं। ओए बदमाश, अपनी बातों से मेरे रुद्र को भड़का रहा है, दिशा जी कहती हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूँ मामी, सही बात बोल रहा हूँ, शादी के बाद बेचारे रुद्र भाई की तो कोई कीमत ही नहीं रही, वंश मजाक करते हुए कहता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो वंश, माँ के लिए तो उनके हर बच्चे बराबर होते हैं। आओ रुद्र, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ, आराध्या जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। आराध्या जी की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए उनके पास आकर नीचे बैठ जाता है तो आराध्या जी तेल लेकर रुद्र के सिर में लगाने लगती हैं। यार ये तो गलत बात है, हर बार सारी फैसिलिटी रुद्र को ही मिलती है, मुझे भी मालिश करवानी है अपने सर में। रंजीता जी को देखकर, मॉम आप भी मेरे सिर की मालिश कर दीजिए ना, तरुण कहता है। तेरे सर की मालिश मैं क्यों करूं, जाकर अपने डैड से अपने सर की मालिश करवा, मैं तो तृप्ति की मालिश करूंगी। आजा तृप्ति, मैं तेरे सर की मालिश करती हूँ, रंजीता जी कहते हैं। इसी तरह से सब हंसी मजाक कर रहे थे। रुद्र और शिव्यांशिका अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते अपने दर्द को तो जैसे भूल ही गए थे।
थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कल पूजा थी जिसके बारे में रुद्र और शिव्यांशिका को भी बता दिया गया था और जल्दी उठने को भी बोल दिया था। दूसरे दिन सुबह पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी जोड़े तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद हॉल में सब मौजूद थे। बस शिव्यांशिका और वेदिका का इंतज़ार था। पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। बस पूजा शुरू करने की देर थी। तभी सबकी नज़रें सीढ़ियों से उतरती शिव्यांशिका पर जाती है, जिसे वेदिका पकड़कर नीचे ला रही थी क्योंकि शिव्यांशिका को साड़ी में चलने में दिक्कत हो रही थी। रुद्र जो सबके बीच में बैठा हुआ था वो शिव्यांशिका पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। लाल साड़ी में शिव्यांशिका उसे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज सब शिव्यांशिका का अलग ही रूप देख रहे थे। लाल साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ, लंबे बालों का जूड़ा, गले में केवल रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर जो हमेशा छोटा सा रहता था आज उसने पूरी मांग में भरकर लगाया था। होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके, पूरी साज श्रृंगार में सजी शिव्यांशिका सबको बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जल्दी ही वेदिका शिव्यांशिका को संभालते हुए सबके पास लाती है और उसे रुद्र के बगल में बैठा देती है। फिर खुद भी अक्षय के बगल में बैठ जाती है और जल्दी ही पूजा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न होती है। सभी जोड़े अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी के विदाई के बाद सभी लोग लंच करने पर बैठ जाते हैं। हंसी मजाक के बीच लंच भी खत्म हो जाता है। आज बहुत दिनों बाद रघुवंशी विला में फिर हंसी ठहाके गूंज रहे थे। आराध्या जी और दिशा जी सभी से कहती हैं, आज रुद्र और शिव्यांशिका को अकेला छोड़ देते हैं। कितने दिनों के भागम भाग के बाद आज उनके जीवन में थोड़ा सुकून आया है। सभी उनके इस बात से सहमत होते हैं। रुद्र, हम लोग आज और कल सामने वाले विला में ही रहेंगे। तुम और शिव्यांशिका एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता लो बेटा, दिशा जी रुद्र को देखकर कहती हैं। पर मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र कहता है। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोगों को भी तो आपके बच्चे देखने हैं। आप लोगों के बच्चे जो ऊपर वेटिंग में नीचे आने के लिए बैठे हुए हैं वो हमें ऊपर से कोसते हैं कि शर्म करो, मेरे माँ बाप को थोड़ा समय तो दो ताकि वो हमें लाने की तैयारी कर सके। वंश मुंह बिगाड़ते हुए कहता है। वंश की बात सुनकर पूरी टोली हंसने लगती है। वहीं सारे बड़े वंश को घूर कर देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो बस करो, अब बहुत बोलते हो तुम। सारे बड़ों को खुद को घूरता देखकर वंश जो हंस रहा था वो अपनी हंसी रोक लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे सारे लोग रघुवंशी विला से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रुद्र एक छोटा सा केक लेकर आता है। दोनों केक कट करते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को देखता है जो अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी। शिव्यांशिका को देखकर एक बार फिर रुद्र की धड़कनें जोर पकड़ लेती हैं। वो मुस्कुराते हुए केक लेकर शिव्यांशिका के पास जाता है और उसके करीब जाता है। शिव्यांशिका जो रुद्र के करीब आने पर अपनी नज़रें उठाकर उसे ही देख रही थी, वो रुद्र की आंखों में देखते हुए उसके हाथों से केक खा लेती है और अपने हाथ में केक लेकर रुद्र की तरफ बढ़ाती है तो रुद्र मुस्कुराते हुए केक खाने के लिए अपना मुंह खोल लेता है। रुद्र को केक खाने के लिए मुंह खोला देखकर शिव्यांशिका को शरारत सूझती है और वो अपना हाथ रुद्र के मुंह के करीब ले जाकर एकदम से केक अपने मुंह में डाल लेती है। शिव्यांशिका की ये हरकत देखकर रुद्र उसे हैरानी से देखने लगता है। वहीं शिव्यांशिका जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हरकत है शिवी, तुमने मेरा केक क्यों खा लिया? चलो अब जल्दी से मुझे दूसरा केक अपने हाथों से खिलाओ, रुद्र कहता है। हम क्यों खिलाएं, आप खुद खाइए, शिव्यांशिका मुंह बनाकर कहती है। इसका मतलब तुम मुझे केक नहीं खिलाओगी, रुद्र कहता है। बिल्कुल नहीं, शिव्यांशिका रुद्र को देखकर कहती है। ऐसे कैसे नहीं खिलाओगी, कोशिश करके देख लीजिए, कहकर शिव्यांशिका रुद्र को धक्का देकर भागने लगती है। रुको शिवी, शिव्यांशिका के अचानक भागने से पहले तो रुद्र कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। रुद्र को अपने पीछे देखकर शिव्यांशिका हॉल में इधर उधर भाग रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रूम में जाती है और डोर बंद करने लगती है। तभी रुद्र जल्दी से आकर शिव्यांशिका को डोर बंद करने से रोक देता है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर रूम में इधर उधर भागती है। तभी अचानक से शिव्यांशिका का पैर उसकी साड़ी में अटक जाता है और वो रुद्र जो उसके पीछे था उसे लेकर बेड पर गिर जाती है। शिव्यांशिका और रुद्र बेड पर एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। शिव्यांशिका रुद्र के ऊपर थी। वो उठने लगती है तभी रुद्र शिव्यांशिका को पकड़कर पलट जाता है और उसके ऊपर आकर कहता है, अब कहाँ भागोगी शिवी? कहीं नहीं, लेकिन आप भी केक नहीं खा पाएंगे क्योंकि केक तो नीचे हॉल में है, शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए कहती है।
किसने कहा कि केक यहाँ पर नहीं है? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। तो शिव्यांशिका रुद्र की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगती है। शिव्यांशिका को सोच में खोया देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए उसके होठों पर लगे केक को देखता है और उसके होठों को लॉक कर देता है। रुद्र के ऐसा करते ही शिव्यांशिका को रुद्र की बातों का मतलब समझ आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए रुद्र का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। शिव्यांशिका के हाथ रुद्र के बालों में आ चुके थे। वो धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। रुद्र देखता है कि शिव्यांशिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसके होठों को आज़ाद करके उसके गले को चूम लेता है। तभी शिव्यांशिका रुद्र को पलट कर उसके गले लग जाती है। जल्दी ही रूम में अंधेरा छा जाता है। आज दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। वो सारी दूरियां जो दोनों के बीच थी वो आज जाकर खत्म हो चुकी थी। आज दोनों मिलकर रुद्रांशिका हो चुके थे। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका सो जाती है, लेकिन रुद्र ऊपर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि सब कुछ सही हो चुका है। हमेशा उसके मन में एक डर बना रहता था कि कहीं वो शिवी को खो ना दे, लेकिन आज उसकी शिवी उसके पास थी सही सलामत। उसका बदला भी पूरा हो चुका था। अब जिंदगी उन्हें एक मौका दी थी जिसे वो खुलकर जीना चाहता था अपनी शिवी के साथ। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक मेरी पुरानी कहानियों को एंजॉय कीजिए।